Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon. लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो टाइप का नॉमेनक्लेचर कवर करा था. एक तो मैंने आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स करवाए थे एंड आफ्टर दैट एक छोटा सा नॉमेनक्लेचर जो बहुत रेयरली पूछा जाता है बट डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव सिलेबस. हमने इस टाइप का नॉमेनक्लेचर देखा था जब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर अटैच्ड थ्रू सिंगल बॉन्ड्स. वन और मोर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू सिंगल बॉन्ड्स. तो उसका नॉमेनक्लेचर हम लास्ट में कर रहे थे. मैंने 2-3 एग्जांपल्स करवाए थे. पहले बताइए स्पायरो कंपाउंड्स में कोई डाउट तो नहीं है? आप लोगों को सबको समझ में आ गया था? जो लोग एब्सेंट थे उन्होंने वीडियो देख लिया होगा. किसी को कोई डाउट स्पायरो कंपाउंड से रिलेटेड? No, sir. चलिए, नो सर. गुड. और उसके बाद मैंने आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स अटैच्ड टू सिंगल बॉन्ड्स वो करवाया था. मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के नॉमेनक्लेचर में साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, लेकिन सिमिलर साइक्लिक स्ट्रक्चर. ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइकिल 3 कार्बन के लिए ली, एक 4 कार्बन के लिए ली. सेम टाइप की साइक्लिक हाइड्रोकार्बन रिंग्स होंगी एंड दे वुड बी अटैच्ड थ्रू सिंगल बॉन्ड्स. और इनमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा. इनमें कोई डबल बॉन्ड का वेरिएशन नहीं आएगा, कोई ब्रांचिंग नहीं आएगी, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं होगा. सिर्फ प्योरली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे सिमिलर टाइप के जो सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू अटैच्ड होंगे. सो मैंने आपको बताया था इस केस में पहले तो मैंने आपको 5 प्रीफिक्सेस लिखवाई थी, आपको याद होगा. इनफैक्ट 4 प्रीफिक्सेस लिखवाई थी. 2 रिंग्स अटैच्ड आ सकती हैं तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे बाय. 3 रिंग्स के लिए टर यूज होता है. याद रखिएगा 3 रिंग्स के लिए ट्राई कभी यूज मत करिएगा, टर यूज करना है, TER. ठीक है. 4 रिंग्स के लिए क्वार्टर एंड 5 रिंग्स के लिए क्विंक. सो दीज आर द प्रीफिक्सेस अटैच्ड टू द नेम. और नंबरिंग कैसे करनी थी कि जो भी रिंग्स को अटैच करने वाले जो सिंगल बॉन्ड्स हैं, पहली वाली रिंग का जो सिंगल बॉन्ड है ना, वहां से काउंटिंग स्टार्ट करके रिंग को नंबरिंग करनी है. फिर दूसरी वाली रिंग जहां से जुड़ी है वो 1 डैश होना चाहिए. तीसरी रिंग जहां से जुड़ी है वो 1 डबल डैश होना चाहिए एंड सो. तो मैंने आपको इसके 2-3 एग्जांपल्स तो करवा दिए थे. एक एग्जांपल और मुझे देना है. उस दिन टाइम खत्म हो गया था तो एक एग्जांपल और बच गया था, वो मैं आपको और दे रहा हूँ. एक लास्ट एग्जांपल, जस्ट ट्राई इट. और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए. सर जब हम इसकी नंबरिंग नेमिंग करेंगे तो फिर सर वो जो सारे नंबर्स होंगे उसमें सिर्फ कॉमा ही लगेगा ना बीच में? हाँ, कॉमा लगेगा बस. ओके सर. साइक्लिक रिंग्स की जगह कई बार बेंजीन रिंग्स भी अटैच्ड आ जाती हैं. ठीक है. तो ये 3 बेंजीन रिंग्स हैं. आप एक बार ट्राई करो, कोई डाउट होगा तो मैं बताऊं. कर लिया? ये डाउट है? किसी ने ट्राई करा? एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हो. ठीक है, पंकज आप बताओ. So 1 dash 4 dash 1 double dash terbenzene. नंबरिंग चेक करता हूं पहले तो मैं आपकी. 1, ये 1 डैश, 2 3 4 4 डैश और 1 डबल डैश. और किसी ने कुछ करा है? देखें, सारा नाम सही था पंकज, बट ये याद रखिएगा कि बेंजीन दिस इज बेंजीन. ये बेंजीन रिंग है. इसका फॉर्मूला है C6H6.
लेकिन जब बेंजीन रिंग में से आप एक H हटा देते हो और H हटा के उसे बराबर कहीं से जोड़ देते हो तो वो C6H5 रह जाता है और उसे हम बोलते हैं फिनाइल। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 1 डैश 4 डैश 1 डबल डैश टरफिनाइल। Instead of saying terbenzene, we'll say terphenyl. So is it clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस इतना याद रखना है, that's it. और ये भी बहुत रेयरली आते हैं इस टाइप का नॉमेनक्लेचर। सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव नॉमेनक्लेचर है बाइसाइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड्स, वो आपको जरूर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो बताइए, अगर आपको इफ यू आर क्लियर विद द नॉमेनक्लेचर हमारा साथ साथ में चलता ही रहेगा चैप्टर के भी। सो आज हम ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? लेट अस स्टार्ट, कैन वी स्टार्ट? यस सर। सर हाँ जी, मृणालिनी बोलिए। यू आर नॉट ऑडिबल, मृणालिनी बोलिए। चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सर आई गॉट डिस्कनेक्टेड, तो मैंने इसका नेम मिस कर दिया। हाँ, एक बार आपने कुछ लिखा है, लेकिन मृणालिनी आपने कुछ लिखा है अपनी तरफ से? ये आपको नजर आ रही है नंबरिंग? बहुत लाइट है, मैं दोबारा कर देता हूँ। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और ये 1 डबल डैश और आगे नंबरिंग करेंगे इसकी। सो हमें लिंकेज वाले कार्बन बताने होते हैं। तो 1 डैश 4 डैश 1 डबल डैश टरफिनाइल। एक बार फिर से देखिए, मैं लिख देता हूं। 1 डैश 4 डैश 1 डबल डैश टरफिनाइल। बताइए, कोई डाउट? नो सर। चलिए, देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगा आप लोगों को कि आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखी हुई हैं, उन्हें कैसे कैसे चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, डिवाइड करा गया है। हम आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम क्या क्या कंटेंट्स पढ़ेंगे, वो सब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मुझे 10 मिनट लगेंगे पहले इंट्रोडक्शन देने में। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद द चैप्टर। बट बिफोर दैट मुझे ये बताइए कि बिसाइड्स डीएलएफ स्कूल, डीएलएफ का तो मुझे मालूम है उसमें ऑर्गेनिक चल रही है, क्या किसी और के स्कूल में ऑर्गेनिक चल रही है? यस सर। यस सर। आशी विवेकानंद में ऑर्गेनिक चल रही है। कितनी हो गई आशी? सर फिनॉल्स पे हैं। आप विवेकानंद में हो ना आशी? नो सर, डीपीएस। डीपीएस में अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये कह रहे हैं आप? ओके। और प्रगत? सर एल्डिहाइड चालू हो गया है आज। एल्डिहाइड्स कीटोन से स्टार्ट हो गया है, ओके। और किसी के स्कूल में नहीं चल रही? सर मेरे स्कूल में चल रही है। श्रेया क्या हो गया? सर फिनॉल तक हो गया, ईथर मैम कराएगी अब। ओके। तो आपके स्कूल में श्रेया और प्रगत, जिनके स्कूल में अल्कोहल फिनॉल चल रहा है, सो उनके स्कूल में चैप्टर बुक 1 के भी कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं या बस इतना ही हुआ है? सर 2 टीचर है तो वो बुक 1 के भी करा रही है, दूसरी वाली। अच्छा, साइमल्टेनियसली चल रहा है? यस सर, यस। ठीक है, चलिए। देखिए, आपको याद है कि 11th क्लास में ऑर्गेनिक में आपने क्या पढ़ा था? 11th क्लास में आपको ऑर्गेनिक से रिलेटेड 2 चैप्टर्स थे। पहला चैप्टर तो था दैट वाज अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आप लोगों ने नोमेनक्लेचर सीखा था। नोमेनक्लेचर के साथ आपने आइसोमेरिज्म सीखा था। आपको याद होगा फंक्शनल आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, तरह तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट सीखा था। और उसके बाद आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़े थे। 4 टाइप के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स आपको पढ़ाए गए थे। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया गया था, एक हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया गया था, एक आपको रेजोनेंस जिसे हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, और एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया गया था। सो दीज वर द मेन थिंग जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ी थी। तो जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर था ना क्लास 11th में, उसमें आपने कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ा था, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं पढ़ा था, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, ठीक है। फिर जो दूसरा चैप्टर आया ऑर्गेनिक का, उसमें आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे। आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, इनके बारे में पढ़ा। आई होप आप सभी लोगों को याद होगा, आपने हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड बेंजीन। कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ा आपने। फंक्शनल ग्रुप का सिर्फ नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, लेकिन फंक्शनल की कोई डिटेल्स नहीं पढ़ी। अब जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं ना, जो भी फंक्शनल ग्रुप बच गए,
वो सब क्लास 12th में आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। सो क्लास जैसे क्लास 11th में तो हाइड्रोकार्बन्स पे एक चैप्टर था एल्केन एल्कीन एल्काइन पे, लेकिन क्लास 11th में आपको जितने भी आप नॉमेनक्लेचर के टाइम पे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ते हो, उन सभी फंक्शनल ग्रुप्स को 4 चैप्टर्स में सेग्रीगेट करा गया है, 4 चैप्टर्स में डिवाइड करा गया है। तो वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स चारों चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे क्या उनके बारे में, हर फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं हम, तो एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशंस भी पढ़ेंगे हम सारी, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसी तरह से कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उनकी प्रिपरेशंस पढ़ेंगे। तो हर फंक्शनल ग्रुप की आपको प्रिपरेशंस पढ़ाई जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगी, एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी। 4 चैप्टर्स हैं जो ऑर्गेनिक में वेरियस फंक्शनल ग्रुप जिनमें डिवाइड करे गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया पहले चारों चैप्टर का दे दूं आपको कि क्या क्या है हर चैप्टर में, ताकि आपको पता चल जाए। देखो, जो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, उस पहले चैप्टर में आप हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ेंगे। चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर के नाम में बेसिकली आपको 2 ही मेन चीजें नजर आएंगी, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। लेकिन एक्चुअली चैप्टर के अंदर आप एक तीसरी चीज भी पढ़ोगे, मैं यहाँ पे स्लैश डाल के लिख देता हूं, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। आप इसमें पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स भी पढ़ोगे। तो आज की क्लास में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम हेलो एल्केन्स, आपको पता है ना, हेलो एल्केन्स मतलब किसी भी अल्काइल ग्रुप के आगे, किसी भी चेन लेंथ के आगे कोई हैलोजन लग जाए, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, 4 तरह के हैलोजन होते हैं। एक तो हम ये पढ़ेंगे। दूसरा हम हेलो एरीन्स पढ़ेंगे। हेलो एरीन्स मतलब रिंग के ऊपर कोई हैलोजन लग जाए। और तीसरा पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा हैलोजन्स होते हैं, जैसे CCl4 हो गया या CHCl3 हो गया, ठीक है। तो पहला चैप्टर इज अबाउट द हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, चाहे वो हैलोजन चेन पे लगाओ या हैलोजन रिंग पे लगाओ। तो पहले चैप्टर में तो आप ये पढ़ोगे इन तीनों के बारे में। फिर जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, ये जो मैं आप बात बताने वाला हूं, ये आप में से काफी लोगों को नहीं मालूम होगी, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा और जो तीसरा चैप्टर है ना, वो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स का है। ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। आप अपने माइंड में आईज क्लोज करके एनालाइज करो तो आप देखोगे कि बहुत सारे, ऑलमोस्ट आपको हर फंक्शनल ग्रुप ऐसा इमेजिन होगा जिसमें ऑक्सीजन होती है। सो देयर आर मेनी फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन ऑक्सीजन। तो जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स है ना, उन्हें भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर। एक तो वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, और एक वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो जो दूसरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसमें आप ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ोगे। और सिंगल बॉन्ड वाले 3 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। एक होते हैं अल्कोहल, एक होते हैं फिनॉल, और एक होते हैं ईथर्स, ROR। आप देखिए, दीज आर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, ऑक्सीजन के सिंगली बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप। ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। लेकिन जो तीसरा चैप्टर आएगा, उस तीसरे चैप्टर में आप ऑक्सीजन के डबली बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे, द डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप्स। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको नाम जो हेडिंग में नेम पढ़ाई सुनाई देगा ना, उसमें आपको 3 ही फंक्शनल ग्रुप सुनाई देंगे, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आपको चैप्टर में मेन तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप्स एज अ पार्ट ऑफ CBSE सिलेबस, आपको यही 3 फंक्शनल ग्रुप्स चैप्टर के नाम में सुनाई देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, एसिड के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, एसिड अमाइड्स, एसिड क्लोराइड्स, एस्टर्स, वो सब एसिड के अंदर ही आते हैं, वो एसिड से ही बनाए जाते हैं। तो मान लीजिए वो भी इसी चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे आपको। सो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड तो मेन है ही, और इसके अंदर इसी से बनने वाले एसिड अमाइड्स, एसिड क्लोराइड्स, एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड्स, वो भी पढ़ाए जाएंगे। तो ऑक्सीजन के डबली बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप इस चैप्टर में, सिंगली बॉन्डेड इस चैप्टर में। बचा चौथा चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स करवाए जाएंगे। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स भी होते तो साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स भी हैं,
लेकिन साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ना सीबीएसई ना कॉम्पिटिटिव। तो साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स आपको अलग से नहीं पढ़ाए जाएंगे, आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ अमाइंस पढ़ाए जाएंगे। तो फोर्थ चैप्टर में आप अमाइंस पढ़ोगे, RNH2। सो देखिए पहले चैप्टर में आप 3 चीजें पढ़ेंगे, हेलोएल्केन, हेलोएरीन एंड पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। दूसरे चैप्टर में भी 3 चीजें पढ़ेंगे, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तीसरे चैप्टर में भी 3 चीजें पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जो फोर्थ चैप्टर है उसमें सिर्फ एक ही चीज पढ़ोगे, अमाइंस, एंड दैट्स व्हाई वो फोर्थ चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन शुरू के 3 चैप्टर बहुत ही लेंथी चैप्टर है, स्पेशली जो पहला चैप्टर है वो तो बहुत ही लेंथी है, क्योंकि उसमें पहली बार आपको हर चीज पढ़ाई जाएगी, तो आपको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। एक बार आप एक चैप्टर पढ़ लोगे तो आगे के चैप्टर में एक फ्लो बन जाएगा, उसमें वही चीजें जब रिपीट होंगी तो एटलीस्ट हम उन्हें जल्दी कवर कर लेंगे। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि कौन क्या क्या चीजें कैसे कैसे डिवाइड करी गई हैं चैप्टर्स में, और आज हमें क्या पढ़ना है। बताइए सब लोगों ने सुना क्या क्या पढ़ना है हमें? यस सर। Yes, sir. So let us start with the first chapter, haloalkanes and haloarenes. अब देखो एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ोगे ना ये चैप्टर, तो एनसीईआरटी में ना बहुत ही मिक्स्ड करके दे रखा है, बड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्मेट में दे रखा है। अब मैं आपको सेग्रीगेट करके पढ़ाऊंगा। जैसे मैं आपको हेलोएल्केन्स आज की क्लास में स्टार्ट करवा रहा हूं। हेलोएल्केन्स की मैं सबसे पहले आपको प्रिपरेशंस करवाऊंगा, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम हेलोएल्केन को खत्म करके साइड में करेंगे, फिर हम हेलोएरीन करेंगे। लेकिन जब आप एनसीईआरटी में से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में हेलोएल्केन और हेलोएरीन दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करवाई जाएंगी, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक साथ करवाई जाएंगी, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी एक साथ करवाई जाएंगी। उससे कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं आपको सेग्रीगेट करके करवाऊंगा। मैं पहले सिर्फ हेलोएल्केन्स करवा रहा हूं, हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। जब वो खत्म हो जाएगा तो हम हेलोएरीन्स को पढ़ेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे तो हम पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स को करेंगे। सर तो इन दिस क्लास, हाँ जी सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। मेरे सिस्टम पे, दूसरे सिस्टम पे तो बहुत अच्छी आ रही है। बताइए बाकी यस सब आ लोग। रही है। Yes, sir. आ रही है। वंश, सर, आ आपके रही है। नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, थोड़ी देर वेट करो, और ना सही हो तो फिर रीजॉइन कर देख लो। ओके सर। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद हेलोएल्केन्स। चैप्टर का नाम की हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर का नाम बेसिकली बस यही है, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स। लेकिन लास्ट में मैं आपको पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स भी करवाऊंगा। देखिए एज पर द सीबीएसई सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि पिछले साल भी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, इस साल भी चांसेस है कि ऑनलाइन अभी पता नहीं कब तक चलेगा, तो इस बार भी चांसेस हैं कि सीबीएसई फिर से आपका सिलेबस रिड्यूस कर सकती है। प्रोबेबली सीबीएसई हो सकता है रिडक्शन इन सिलेबस हो जाए, ठीक है। ऑफिशियली अभी कोई स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग नहीं आई है। पिछले साल पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया था, लेकिन आपके बैच में, स्पेशली इन योर कॉम्पिटिटिव बैच, हम इवन द डिलीटेड पोर्शंस वो सब पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव में सब कुछ आएगा। सो हो सकता है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें आपके सिलेबस में से कट जाए, लेकिन मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा और आपको सारा ही कुछ पढ़ना है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सारा सिलेबस इंक्लूडेड है। सो लेट अस स्टार्ट विद हेलोएल्केन्स। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप, प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएल्केन्स। आप लोगों को मालूम है हेलोएल्केन्स को कॉमन नेम में क्या कहते हैं? एल्काइल एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। आईयूपीएसी ने, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल C2H5Br, या इसे ऐसे लिख देते हैं ओपन करके, CH3CH2Br, ठीक है। अगर आप इसको आईयूपीएसी नेम देते हो तो आईयूपीएसी नेम में आप इसे बोलोगे ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोईथेन, 2 कार्बन की चेन है। सो दिस इज हेलोएल्केन। और अगर आप इसका कॉमन नेम बोलते हो तो आप बोलोगे इथाइल ब्रोमाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। सो कॉमन नेम में एल्काइल हैलाइड और आईयूपीएसी टर्म्स में हेलोएल्केन। बात एक ही। सबसे पहली प्रिपरेशन हेलोएल्केन की, एक ऐसी प्रिपरेशन मैं आपको करवाने जा रहा हूं जो आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ी थी, लेकिन क्लास 11th में शायद उतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ाई गई होंगी आपको। अब आपको फुल डिटेल्स के साथ वो प्रिपरेशन पढ़ाई जाएगी। सबसे पहली प्रिपरेशन है
by direct halogenation of alkanes. By direct halogenation of alkanes. By direct halogenation of alkanes. जब भी आप एल्केन्स का हैलोजिनेशन करते हो तो इट डिपेंड्स कि आप हैलोजिनेशन मतलब आपको मालूम है हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजिनेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूटिंग हाइड्रोजन एटम विद हैलोजन। किसी में से हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगा देना, दैट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। ठीक है, मान लीजिए मैं कहीं से H हटा के क्लोरीन लगा देता हूं तो वो एक हैलोजिनेशन, या ब्रोमीन लगा देता हूं, फ्लोरीन लगा देता हूं तो वो एक हैलोजिनेशन। बट स्पेसिफिकली डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा हैलोजन लगा रहे हो, आप उसे इंडिविजुअल नाम दे सकते हो। जैसे अगर आप क्लोरीन लगा रहे हो तो आप बोल सकते हो क्लोरीनेशन। ऐसे ही ब्रोमिनेशन, फ्लोरीनेशन, आयोडीनेशन, 4 अलग अलग तरह की हैलोजिनेशन होती है, ये एक जनरल नेम है। तो देखिए एज एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो क्लोरीनेशन का दे रहा हूँ, तो आप ब्रैकेट में क्लोरीनेशन लिख लीजिए। बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। अब आप सब लोग मुझे बताइए, क्या आप में से किसी को याद है इस ये हेडिंग कुछ याद आ रही है कि ऐसी कोई हेडिंग हमने क्लास 11 में पढ़ी थी, कोई रिएक्शन पढ़ा था? यस सर। बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। बहुत 11th में भी काफी डिटेल पढ़ाई गई होंगी, लेकिन अब थोड़ा और एक्स्ट्रा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के अंदर लिखना स्टार्ट करिए, एक स्टेटमेंट लिखिए। मैं बोलना स्टार्ट करूं या अभी आपको रजिस्टर लेकर आना है? नहीं सर, स्टार्ट कर दीजिए। यस सर, स्टार्ट कर दीजिए। यस सर। लिखिए, when alkanes are treated with chlorine, when alkanes are treated with chlorine, alkanes are treated with chlorine, either in presence of UV light, either in presence of UV light either in presence of UV light or at about 590 to 600 Kelvin, or at about 590 to 600 Kelvin, then the hydrogen atom of alkane, सर और एट अबाउट के बाद क्या था? 590 to 600 Kelvin, 590 to 600 Kelvin, then the hydrogen atom of alkanes is substituted by halogen. Hydrogen atom of alkanes is substituted by halogens to yield a mixture of product. देखिए बोर्ड पे पूरा एक एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, अभी नोट मत करिएगा, साथ में जस्ट ऑब्जर्व द रिएक्शन। 4 स्टेप्स में मैं आपको ये रिएक्शन करवाऊंगा, पूरा ऑब्जर्व करिए और उसके बाद से नोट करिएगा। ध्यान से देखो, कोई सा भी हम एल्केन ले सकते हैं। लेट अस कंसीडर अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। मीथेन का हम क्लोरीनेशन करना चाहते हैं। आप ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरीनेशन कुछ भी कर सकते हो, बट मैं आपको क्लोरीनेशन का एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर आप मीथेन का क्लोरीनेशन करना चाहते हैं तो यू हैव टू ट्रीट मीथेन विद क्लोरीन आइदर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या तो ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होगा, एंड इफ द सनलाइट इज नॉट अवेलेबल देन द सेकंड ऑप्शन इज 590 to 600 केल्विन। मतलब दोनों में से कोई एक चीज चाहिए। सो दिस इज अ सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे क्या होगा, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटेगा एंड दैट हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 1 क्लोरीन एटम। एक H हटेगा, एक Cl लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3Cl plus HCl।
ठीक है, क्लोरोमीथेन बन गया, यही हमें बनाना था, हेलो एल्केन। लेकिन याद रखिएगा दिस रिएक्शन हैज अ ड्रॉबैक। इस रिएक्शन का एक छोटा सा ड्रॉबैक होता है। द ड्रॉबैक इज दैट कि दिस रिएक्शन इज रेपिटेटिव इन नेचर। ये रिएक्शन रेपिटेटिव होता है। रेपिटेटिव इन द सेंस कि अगर आपने स्टार्ट करते हुए जब रिएक्शन स्टार्ट करा तो अगर आपने ये क्लोरीन एक्सेस में ले लिया, इफ यू टेक दिस क्लोरीन इन एक्सेस, एक्सेस में लेने का क्या मतलब है कि बाई चांस आप इमेजिन करो कि हमने इतना ज्यादा क्लोरीन ले लिया कि पहला स्टेप होने के बाद भी क्लोरीन बचा रह गया, अभी तक ये पहला स्टेप हो गया लेकिन कुछ क्लोरीन अभी बची रह गई, सारी की सारी कंज्यूम नहीं हुई। तो वो जो बची हुई क्लोरीन होगी ना, वो बची हुई क्लोरीन इस प्रोडक्ट के साथ फिर से रिएक्ट कर जाएगी टू सब्स्टिट्यूट द सेकंड हाइड्रोजन एटम। वो बची हुई क्लोरीन इस बनने वाले प्रोडक्ट के साथ फिर रिएक्ट करेगी। देखो, दिस CH3Cl विल अगेन रिएक्ट विद द रिमेनिंग क्लोरीन और फिर एक सेकंड हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट होकर एक और क्लोरीन लग जाएगा, ये बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl एंड दिस रिएक्शन विल कीप ऑन रिपीटिंग इट। अगर क्लोरीन बची हुई है, क्लोरीन अगर बची हुई है तो हर बार बनने वाले प्रोडक्ट के साथ तब तक रिएक्ट करती रहेगी जब तक एक एक करके सारे हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते। सो देखिए, इमेजिन करो क्लोरीन अब भी बची हुई है, तो ये जो CH2Cl2 बचा है दिस विल अगेन रिएक्ट, CH2Cl2 विल अगेन रिएक्ट विद द रिमेनिंग क्लोरीन, फिर एक H हटेगा, एक और Cl लग जाएगा, ये बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl और अगर क्लोरीन अब भी रिमेन्ड है तो ये बची हुई क्लोरीन उस बनने वाले प्रोडक्ट के साथ फिर से रिएक्ट करेगी एंड इट विल अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूट द लास्ट हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म CCl4 प्लस HCl। सो बेसिकली दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन की एक लिमिटेशन है। देखो, हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं हेलो एल्केन की, हमें पॉली हैलोजन कंपाउंड नहीं बनाना था, हमें सिर्फ एक सिंगल हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्केन चाहिए था, लेकिन हमें पॉली हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स भी साथ साथ में मिल गए। इस रिएक्शन का ड्रॉबैक यही होता है कि आपको बनाना तो एक प्रोडक्ट था, लेकिन आपको अल्टीमेटली यू ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो जहां पे भी हमें एक के बदले चार चार चीजें मिल जाएं, प्रोडक्ट का मिक्सचर मिल जाए, ऐसा रिएक्शन, ऐसी प्रिपरेशन कभी भी एक सूटेबल प्रिपरेशन नहीं। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि अगर एक के बदले चार चीजें मिल गई तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाई नॉट इट इज अ सूटेबल प्रिपरेशन? सर सेपरेट करने में एनर्जी लगेगी, सेपरेट करने में टाइम लगेगा और सेपरेट देखो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट दो तीन बातें होती हैं श्रेया, जहां पे आपको एक प्रोडक्ट के बदले चार प्रोडक्ट मिल जाते हैं, वहां पे आपको एट द एंड ऑफ द रिएक्शन यू हैव टू सेपरेट देम। टाइम भी कंज्यूम होगा, एक्सपेंसेस भी लगेंगे, ठीक है? तो आपको एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको सेपरेट करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि सेपरेशन 100% अचीव नहीं हो पाती, एक दूसरे में थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट मिक्स रह जाता है, तो आपको 100% प्योरिटी के साथ प्रोडक्ट नहीं मिलते। अगर एक अकेला प्रोडक्ट मिलता तो वो तो प्योर ही होता, लेकिन जहां पे दो तीन चीजों का मिक्सचर मिल गया, उसे आपने बाद में बैठ के सेपरेट करा, सेपरेशन अगर 100% अचीव नहीं हो पाई तो थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज एक दूसरे में मिक्स रह जाएंगी, तो प्रोडक्ट्स भी 100% क्लैरिटी के साथ उन्हें सेपरेट आउट करना पॉसिबल भी नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ये होता है कि जहां पे एक प्रोडक्ट के बदले चार प्रोडक्ट मिलते हैं, वहां पे पर यूनिट प्रोडक्ट यील्ड बहुत कम हो जाती है। आप खुद सोचिए कि अगर एक अकेला प्रोडक्ट मिलता तो वो 100% होता, लेकिन अब वही 100% आपकी चार में डिवाइड हो गई, थोड़ा 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 सब मिलेंगे, तो हमारे रिएक्शन की कोई वर्थ नहीं रह जाएगी, हमें एक सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं मिलेगी। थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हमें 10 तरीके का प्रोडक्ट मिल जाए, तो ऐसा प्रिपरेशन कभी भी एक सुटेबल प्रिपरेशन नहीं माना जाता। बताइए, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं? Yes, sir. एक बार फिर से सुनो ड्रॉबैक्स क्या हैं। एक तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वी हैव टू सेपरेट दिस, जिसमें टाइम और एक्सपेंसेस दोनों लगेंगे। सेपरेट करने में टाइम भी लगेंगे, थोड़े बहुत एक्सपेंसेस भी लगेंगे, ठीक है? तो एक तो सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेशन भी 100% अचीव नहीं हो पाती, तो थोड़ा बहुत एक दूसरे में इंप्योरिटीज मिक्स रह जाती हैं। हमने मान लीजिए इसे अलग तो कर लिया, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ये वाला मिक्स रह गया, ठीक है? तो आपको इम्प्योर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और दूसरा, पर यूनिट प्रोडक्ट यील्ड बहुत कम मिलेगी। तो क्या करें? तो देखिए, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स इस रिएक्शन में फेस करनी पड़ती हैं, तो दो ही तरीके हैं कि या तो हम ये प्रिपरेशन करें ना कोई और प्रिपरेशन कर लें। अगर हमें हेलो एल्केन बनाना है तो हम इससे ना बनाएं, किसी और तरीके से बना लें। वी हैव मेनी मोर प्रिपरेशन। और अगर बाई चांस आप इस प्रिपरेशन को कर भी रहे तो आप प्रिकॉशन के साथ करो, ठीक है? इतना केयरफुली करो कि ये रिएक्शन रिपीट ना हो, पहली स्टेज पे ही रुक जाए। तो इस रिएक्शन को अगर हम चाहते हैं कि रिपीट ना हो, पहली स्टेज पे ही रुक जाए, अकेला यही प्रोडक्ट मिले,
तो ये चीज भी मैंने आपको 11th में बताई होगी। क्या करते हैं बताओ, कौन हैंड रेस करके बताएगा? बोलना नहीं, सिर्फ हैंड रेस करना। बस एक स्टूडेंट को याद है कि अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन रिपीट ना हो, सिर्फ पहली स्टेज पे ही रुक जाए, पहला प्रोडक्ट ही मिले, तो हमें क्या करना होगा? एटलीस्ट यू कैन ट्राई, हैंड रेस करिए। यशदीप आप बताओ। सर एक लिमिटेड अमाउंट में क्लोरीन की गैस लगाएं। ओके, देखिए आप में से ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि क्लोरीन के एक्सेस में होने की वजह से रिएक्शन रिपीट हो रहा था, तो हम उसे एक्सेस ना लें, उसकी अमाउंट केयरफुली कंट्रोल करें। ठीक है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यही लिख देते हैं कि क्लोरीन को एक्सेस में नहीं लेंगे तो रिएक्शन रिपीट नहीं होगा। आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन इसी बात को हम इनडायरेक्टली एक दूसरे तरीके से बोलेंगे। हम ये बोलेंगे कि इन ऑर्डर टू स्टॉप द रिएक्शन एट फर्स्ट स्टेज ओनली, द एल्केन शुड बी टेकन इन वेरी लार्ज एक्सेस। रेदर देन सेइंग कि क्लोरीन कम लीजिए, आप ये बोलिए कि मीथेन को बहुत लार्ज एक्सेस में लीजिए। मीथेन को इतना ज्यादा लीजिए कि पहले क्लोरीन खत्म हो जाए, पहले मीथेन ना खत्म हो। अगर मीथेन बचा रह गया ना एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, तो रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तब होती है जब क्लोरीन बचा रह जाता है, क्योंकि वो बचा हुआ क्लोरीन बनने वाले प्रोडक्ट के सारे हाइड्रोजन एक एक करके सब्स्टिट्यूट करता रहता है। लेकिन अगर आप मीथेन को बहुत लार्ज एक्सेस में ले लेंगे, तो रिएक्शन की पहली स्टेज ही चलती रहेगी जब तक क्लोरीन खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, सो ये बात याद रखिएगा, इन ऑर्डर टू स्टॉप द रिएक्शन एट फर्स्ट स्टेज ओनली, द एल्केन शुड बी टेकन इन वेरी लार्ज एक्सेस। बताइए, आपने सारी बात सुनी मेरी? यस सर। ये सब मैं आपको Yes, sir. लिखवाऊंगा, मैं आपको ये सारी बातें जो मैंने बताई है मैं लिखवाऊंगा। पहले आप ये रिएक्शन नोट कर लीजिए जल्दी से। सर ओके, देखिए मैंने आपको ऊपर जो ऑलरेडी थ्योरी लिखवाई है उसमें मैंने लिखवा दिया ना कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये लिखवाया मैंने ऊपर थ्योरी जो लिखवाई है उसमें। देखो लास्ट में लिखवाया है। यस सर। यस सर। लिखिए, फर्दर लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, the main drawback of above preparation is that the main drawback of above preparation is that the reaction is repetitive in nature. The reaction is repetitive in nature. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। The main drawback of above preparation is that it is repetitive in nature. Is that it is repetitive in nature. That is, if halogen is taken in excess, that is, if halogen is taken in excess, if the halogen is taken in excess, then it will keep on reacting with the product formed. It will keep on reacting with the product formed to substitute all the hydrogen atoms one by one. Sir,
हाँ बोलिए। सर रिएक्टिंग के बाद एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। किसके बाद? Reacting, it will keep on reacting with the. It will keep on reacting with the formed product. It will keep on reacting with the formed product to substitute all the hydrogen atoms one after another. To substitute all the hydrogen atoms one after another. लिखा यहां तक, to substitute all the hydrogen atoms one after another. Thus, the reaction leads to a mixture of product. Further लिखिए, any such preparation which leads to a mixture of product, is not considered suitable since at the end of the reaction we need to separate the products and moreover the yield per unit product is very less. यहां तक लिख लिया ना सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए अभी बहुत कुछ है, मतलब हो सकता है आज की क्लास में ये वाला रिएक्शन हमारा पूरा हो ही ना पाए. देयर इज अ लॉट टू स्टडी अबाउट दिस रिएक्शन. अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें. देखिए बहुत सारे रिएक्शन, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा एज अ पार्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव सिलेबस, आपको ज्यादातर रिएक्शन के मैकेनिज्म्स पढ़ाए जाएंगे. ठीक है, सो हम इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म देखेंगे. एनसीईआरटी में जब आप ये रिएक्शन देखोगे, ये प्रिपरेशन देखोगे, तो बहुत छोटा सा 2-3 लाइनों का एक पैराग्राफ दे रखा है, दैट्स. लेकिन इसकी डिटेल्स पढ़नी है आपको एज अ पार्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव सिलेबस. तो हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं. आप हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ हैलोजेनेशन. ये रिएक्शन हुआ कैसे? मैकेनिज्म ऑफ हैलोजेनेशन. mechanism of halogenation में लिखिए the above reaction follow a free radical substitution mechanism. Free radical substitution mechanism which involve three main steps.
Above reaction follows a free radical substitution mechanism which involves 3 main steps. Free radical substitution mechanism. सुना है कभी आप लोगों ने ये? आप लोगों को मालूम है आपने क्लास 11 में 3 तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़े थे, कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। सब लोगों को याद है फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? सबको मालूम है या नहीं? बता दिया करिए बिल्कुल फ्रैंकली। देखो अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम ना तो आपको अभी बताना है। अगर आप सोचोगे कि बाद में बताएंगे, हेजिटेट करोगे तो फिर आप अपना लॉस करोगे। बताइए फ्री रेडिकल मालूम है सबको या नहीं? यस सर। एवरीबॉडी? अगर नहीं भी मालूम तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। देखो अगर किसी भी स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज आता है, मान लीजिए कार्बन कंटेनिंग किसी स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज आता है तो यह है कार्बन आयन, कार्बन आयन। अगर किसी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो यह है कार्बोकेटायन। लेकिन अगर किसी स्पीशीज पे आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है विदाउट एनी चार्ज, इफ एनी स्पीशीज कंटेन एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक अकेला इलेक्ट्रॉन है लेकिन कोई चार्ज नहीं है, तो इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, सो ये फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, कार्बोकेटायन सभी हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स। सो ये रिएक्शन एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है और किसी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 मेन स्टेप्स होती हैं जिनके नाम आप सभी लोगों ने सुने होंगे: चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन मतलब प्रोसेस इनिशिएट कैसे हुआ, इनिशियली स्टार्टिंग कैसे मिली, एक पुश कैसे मिला रिएक्शन को। ठीक है, एक ड्राइविंग फोर्स क्या था जिसने रिएक्शन को ड्राइव करा। ठीक है, तो चेन इनिशिएशन में हम ये देखेंगे कि रिएक्शन को इनिशियल पुश कैसे मिला। फिर चेन प्रोपगेशन में हम देखेंगे कि वो धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ा, और चेन टर्मिनेशन में हम देखेंगे कि आखिरी में वो रुका कैसे, हाउ डिड इट टर्मिनेट अल्टीमेटली। ठीक है, सो इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। और इसमें सिर्फ रिएक्शन है, कोई थ्योरी नहीं। तो बोर्ड पे पहले ध्यान से देखिए, तीनों स्टेप्स देख लीजिए, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, बाद में लिखिएगा। ठीक है, नोट करना है बस आपने, लेकिन पहले देखिए। सबसे पहले चेन इनिशिएशन। देखो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रहा हूं। आपने एक चीज नोट करी कि मैंने नीचे के 3 स्टेप्स मिटा दिए, बस ऊपर का एक स्टेप लिखा रहने दिया। जब भी हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना, कोई भी ऐसा रिएक्शन जो रिपीट होता है बार बार, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई भी ऐसा रिएक्शन जो बार बार रिपीट होता है, उसका जब मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है आपको, तो आपको सिर्फ पहले स्टेप का मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है, सक्सेसिव स्टेप्स का मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया जाता। क्योंकि जो मैकेनिज्म पहले स्टेप पे अप्लाई हुआ है वही मैकेनिज्म हर स्टेप पे बार बार रिपीट होगा। ठीक है, सो हमें पूरे रिएक्शन सारे स्टेप्स का बार बार मैकेनिज्म, एक ही चीज बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ पहला स्टेप देखेंगे कैसे हुआ, और जैसे पहला स्टेप हुआ है वैसे ही आगे के स्टेप्स भी हुए होंगे। तो मैं सिर्फ ये पहला स्टेप, ये मिथाइल क्लोराइड कैसे बना और रिएक्शन रुक कैसे गया, वो बता रहा हूं। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी का मैकेनिज्म ध्यान से देखिएगा, नोट नहीं कर। देखिए सबसे पहले स्टेप ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिख सकते हैं। आप सब लोग बताइए ये पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल? नॉन पोलर। नॉन पोलर। इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर का मतलब सभी लोगों को मालूम होगा कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, किसी पे कोई चार्ज नहीं होगा। सो इस क्लोरीन के ऊपर सबसे पहले यूवी लाइट इंसिडेंट होती है। आप यूवी लाइट की प्रेजेंस में कर रहे हो रिएक्शन। सो जैसे ही ये जो यूवी लाइट अंदर जाती है ना, इसके फोटॉन्स, लाइट के फोटॉन्स होते हैं, वो यूवी लाइट के फोटॉन्स जैसे ही क्लोरीन मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो क्लोरीन मॉलिक्यूल का ये जो बॉन्ड है ये होमोलिटिकली टूट जाएगा। ठीक है, द क्लोरीन मॉलिक्यूल विल अंडरगो द होमोलिटिक क्लीवेज। नॉन पोलर चीजें हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज अंडरगो करती हैं। सो क्लोरीन मॉलिक्यूल को यूवी लाइट से एनर्जी मिल गई। यूवी लाइट नहीं है तो 590 to 600 केल्विन चाहिए होता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटेगा और आपको मिल जाएंगे Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। ठीक है, सो पहला स्टेप ये है कि क्लोरीन का एक स्टेबल मॉलिक्यूल था, लेकिन उस स्टेबल मॉलिक्यूल पे आपने यूवी लाइट इंसिडेंट करी। सो बिकॉज ऑफ द इंसिडेंस ऑफ दैट यूवी लाइट, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूट गया और 2 फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूं, सुन के बताइए, फ्री रेडिकल स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं? बोलो। अनस्टेबल। रेडिकल्स सर अनस्टेबल। क्या आप मानते हो कि अनस्टेबल हम उसे बोलते हैं जो हाईली रिएक्टिव हो? रिएक्टिव Yes. चीज को या अनस्टेबल बोलते हो या नॉन रिएक्टिव को बोलते हैं? रिएक्टिव। रिएक्टिव। This is a highly reactive species
देखो क्या आप ये मानते हैं कि अगर आपने एक अनस्टेबल स्पीशीज जनरेट कर दी, एक रिएक्टिव स्पीशीज जनरेट कर दी, तो अब ये इतनी रिएक्टिव है कि आगे का रिएक्शन ये खुद ही करती जाएगी, आपको बार बार आगे के रिएक्शन में यूवी लाइट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको रिएक्शन पूरा नहीं करना, आपको रिएक्शन को बस इनिशिएट करना था। एक बार आपने एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट जनरेट कर दिया, उसके बाद आपका काम खत्म हो गया, आप पीछे हट जाओ, अब ये रेडिकल खुद ही आगे का रिएक्शन करता रहेगा जब तक ये अपने आप को स्टेबल नहीं बना लेता। समझ रहे हैं आप इस चीज को? सो इनिशिएट करने का मतलब है कि बस आपको एक इनिशियल पुश देना था। एक बार एक अनस्टेबल स्पीशीज जनरेट हो गई, उसके बाद आपका रोल खत्म हो गया, अब आगे का काम ये रेडिकल खुद करेगा। तो इनिशिएट तो हो गई, कोई भी अनस्टेबल स्पीशीज जनरेट होना मतलब इनिशिएट कर देना। अब क्या होगा आगे फर्दर देखो, चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन, देखिए चेन प्रोपगेशन में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहले मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, ध्यान से। इसमें से एक क्लोरीन रेडिकल मीथेन के पास जाएगा, ये मीथेन, ठीक है। द क्लोरीन रेडिकल विल गो टू द मीथेन मॉलिक्यूल। देखिए ये क्लोरीन रेडिकल है और ये मीथेन मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, HCH3। रेडिकल की प्रेजेंस में हमेशा सामने वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूटता है। एक रेडिकल की प्रेजेंस में कभी भी दूसरा बॉन्ड हेटेरोलिटिकली टूट ही नहीं सकता, क्योंकि रेडिकल को तो रेडिकल ही चाहिए ना स्टेबल बनने के लिए, तो वो सामने वाले को रेडिकल के हिसाब से ही तोड़ेगा। तो ये क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा, ये इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ेगा। एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, तो यहां से एक तो H रेडिकल निकलेगा, एक मिथाइल रेडिकल निकलेगा। वो H रेडिकल क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा और बन जाएगा HCl प्लस मिथाइल रेडिकल फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्लोरीन रेडिकल आया, मीथेन से टकराया, बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होमोलिटिकली टूटा, यहां से H रेडिकल निकल के क्लोरीन के पास चला गया, HCl बन गया और मिथाइल रेडिकल फ्री हो गया। फर्दर अब वो मिथाइल रेडिकल एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास जाए, दिस मिथाइल रेडिकल विल अप्रोच टू अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल विद इन द कंटेनर। किसी भी कंटेनर के अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन नहीं स्टार्ट करते आप। इवन अगर आप एक मोल भी लेते हो तो वन सिंगल मोल कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये मत सोचना कि एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल तो हमने यूज कर लिया, दूसरा कहां से आ गया। बहुत सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे कंटेनर के अंदर, ठीक है। सो ये जो मिथाइल रेडिकल है, दिस विल अप्रोच टू अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल। और अब फिर वही होगा कि मैं इसे ओपन करके लिख देता हूं, देखो इस क्लोरीन मॉलिक्यूल को ऐसे लिख देता हूं। अब इस मिथाइल की प्रेजेंस में, इस रेडिकल की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड फिर होमोलिटिकली टूटेगा, ठीक है। दिस बॉन्ड विल अगेन अंडरगो द होमोलिटिक क्लीवेज और ये मिथाइल रेडिकल यहां से एक Cl को निकाल ले, और जैसे ही ये Cl निकल के इसके पास आएगा तो ये बन जाएगा CH3Cl प्लस क्लोरीन रेडिकल फ्री हो गया। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। देखिए यही तो प्रोडक्ट बनाना था हमें, CH3Cl। सो हमारा प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बनने को ही हम बोलते हैं प्रोपगेट होना। तो चेन प्रोपगेट कर गई। पहले तो हमने एक इंटरमीडिएट बनाया था, फिर वो इंटरमीडिएट धीरे धीरे आगे बढ़ा जब तक प्रोडक्ट ना बन जाए। प्रोडक्ट बन गया तो चेन प्रोपगेशन हो गई। अब हम चाहते हैं कि चेन रुक जाए, अब प्रोसेस रुक जाए, हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो रुकने की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैं आपको दो पॉसिबिलिटीज बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। चेन टर्मिनेशन, देखो ध्यान से सुनना। आपको याद है यहां पे दो क्लोरीन रेडिकल बने थे। एक ही क्लोरीन रेडिकल को हमने कैरी फॉरवर्ड करा था अगले स्टेप, दूसरा क्लोरीन रेडिकल तो वहां पे बचा हुआ है अभी, ठीक है। और एक क्लोरीन रेडिकल आपने देखा यहां पे बना। तो टर्मिनेशन की एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि ये वाला क्लोरीन रेडिकल ऊपर बचे हुए क्लोरीन रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए। अगर ये क्लोरीन रेडिकल ऊपर बचे हुए एक क्लोरीन रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए तो वो दोनों अपना अपना रेडिकल शेयर करके वापस क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेंगे। और जैसे ही रेडिकल खत्म होंगे बीकर के अंदर से, कंटेनर में से जैसे ही सारे रेडिकल खत्म हो जाएंगे, एवरी रेडिकल वुड बी डिस्ट्रॉयड, तो रिएक्शन अपने आप रुक जाएगा। अब वो तब तक दोबारा स्टार्ट नहीं होगा जब तक दोबारा से यूवी लाइट उसमें इंसिडेंट ना करी जाए, सही है। सो एक पॉसिबिलिटी तो ये आपको समझ में आई होगी कि यहां से एक क्लोरीन रेडिकल हमने यहीं पे रखा था, एक क्लोरीन रेडिकल को हमने कैरी फॉरवर्ड करा था। इस स्टेप में भी एक क्लोरीन रेडिकल बना था, तो ये क्लोरीन रेडिकल ऊपर बचे हुए क्लोरीन रेडिकल के साथ कंबाइन हो गया और प्रोडक्ट टर्मिनेट हो गया, चेन टर्मिनेट हो गया। लेकिन अब एक और पॉसिबिलिटी सुनो, टर्मिनेशन की अनदर इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी,
उसके लिए आपको पूरा रिएक्शन शुरू से ध्यान से सुनना होगा। देखो मैंने सबसे पहले क्या बताया कि इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी लाइट इंसिडेंट हुई और यूवी लाइट के इंसिडेंट से 2 Cl रेडिकल मिले। इसमें से एक Cl रेडिकल यहीं पे, दूसरा Cl रेडिकल मीथेन के पास गया और मीथेन में से H रेडिकल को निकाल लिया इसने और HCl बना लिया, पीछे बचा मिथाइल रेडिकल। यहां से ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या बताया कि ये मिथाइल रेडिकल अब एक नए क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास जाएगा, ठीक है ना, ये बताया था ना पिछली बार। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि ये मिथाइल रेडिकल इस नए क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास ना जाए, ये मिथाइल रेडिकल यहीं पे ऊपर बचे हुए मिथाइल क्लोरीन रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए। अगर ये मिथाइल रेडिकल यहीं पे बने ऊपर बचे हुए क्लोरीन रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाता, ध्यान से देखिए, ये वाला मिथाइल रेडिकल ऊपर बचे हुए Cl रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाता, तो CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल आपस में कंबाइन होके CH3Cl बना लेते। उस केस में हमारा प्रोडक्ट भी बन जाता और हैंड टू हैंड चेन टर्मिनेट भी हो जाता। अगर बाई चांस ये हुआ होता ना कि ये मिथाइल रेडिकल ऊपर बचे हुए Cl रेडिकल के साथ कंबाइन हो गया होता, तो आप सोच कर देखिए, हमारा चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन एक ही स्टेप में अचीव हो जाता। प्रोपगेशन और टर्मिनेशन एक साथ अचीव हो जाते, ठीक है। जैसे ये CH3 इसके साथ कंबाइन होगा, प्रोडक्ट भी बन जाता और हैंड टू हैंड टर्मिनेशन भी हो जाती। तो प्रोपगेशन और टर्मिनेशन एक साथ अचीव हो जाता। बताइए बात समझ में आ रही है आपको या नहीं? यस Yes, sir. Yes, sir. इस मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है या आपको चीजें समझ में आ गई तो आप इसे नोट करिए। आप नोट करो, नोट करते करते सोचो, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना, पहले आप नोट कर लो इसे। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर मेरे को प्रोपगेशन समझ नहीं आया। प्रोपगेशन ये वाला स्टेप यस देखो, ऐसे करो भूमि, आप इसे नोट करो पूरा, सब लोगों को मैं दोबारा से समझा दूंगा, पूरा ही समझा दूंगा दोबारा, आप पहले इसे नोट करो। सब लोगों ने नोट कर लिए? यस Yes, sir. Yes, sir. भूमि देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारे ये दो रिएक्टेंट थे हमारे पास और रिएक्शन में हुआ क्या कि आप यूवी लाइट यूज कर रहे हो। अल्ट्रावायलेट लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी बेसिकली। तो जब आप यूवी लाइट इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर डालते हो तो उस लाइट से एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड होमोलिटिकली टूट जाता है। एक बॉन्ड आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, हमें 2 Cl रेडिकल मिल जाएंगे और ये हाईली अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। जब तक ये एक दूसरे से शेयर कर रहे थे तो 8 इलेक्ट्रॉन थे दोनों के पास,
लेकिन अब एक ये ले गया एक वो ले गया, अब दोनों के पास 7-7 हो, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ these radicals are highly unstable. ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो अब एक क्लोरीन रेडिकल क्या करता है, मीथेन के पास जाता है। ये जो मीथेन है, ये क्लोरीन रेडिकल मीथेन के पास गया, ये मीथेन है, CH3H मैंने ऐसे करके लिख रखा है। अब इस रेडिकल को अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये रेडिकल क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को फिर से होमोलिटिकली तोड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन H पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मिथाइल पे चला जाएगा। और जैसे यहाँ पे H पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना, H रेडिकल, तो ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को H के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा। तो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, HCl बना लेगा, लेकिन उस प्रोसेस में ये जो मिथाइल है वो अनस्टेबल हो गया। क्लोरीन ने यहां से H निकाल के खुद को तो स्टेबल बना लिया, लेकिन बदले में मिथाइल को अनस्टेबल कर दिया। अब वो मिथाइल अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कुछ करेगा, तो वो मिथाइल, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो मिथाइल यहाँ पे इसके साथ कंबाइन हो जाए। अगर ये मिथाइल ऊपर बचे हुए क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाता है तो हमारा प्रोडक्ट भी बन जाएगा CH3Cl, और हैंड टू हैंड चेन रुक भी जाएगी क्योंकि सारे रेडिकल खत्म हो गए बीकर में से। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये मिथाइल एक नए क्लोरीन मॉलिक्यूल से टकरा जाए। ठीक है, अगर ये मिथाइल रेडिकल एक नए क्लोरीन मॉलिक्यूल से टकरा गया तो इस रेडिकल की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड फिर से होमोलिटिकली टूट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, और इस पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो मिथाइल रेडिकल के साथ शेयर हो जाएगा CH3Cl बनाने के लिए, और एक Cl रेडिकल फ्री हो जाएगा। तो बताइए भूमि, कोई डाउट है या किसी को भी कोई डाउट है? नो सर, समझ आ गया सर। मुझे वही समझ नहीं आया था कि CH3 और CH4 कैसे आया। अब आ गया, दैट्स गुड। सो ये हमारा मैकेनिज्म था हैलोजनेशन का। अब ये याद रखिएगा, ये जो मैंने मैकेनिज्म आपको क्लोरीन के लिए करवाया, दिस इज फॉर क्लोरीनेशन। एक क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है कि क्या यही मैकेनिज्म फ्लोरीनेशन के लिए भी होता होगा? क्या यही मैकेनिज्म ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन के लिए भी होता होगा, या अलग अलग हैलोजन अलग अलग मैकेनिज्म फॉलो करते होंगे? तो ये याद रखिएगा, दिस मैकेनिज्म रिमेन्स एग्जैक्टली सेम फॉर ऑल द हैलोजन्स। सारे के सारे हैलोजन इसी मैकेनिज्म से रिएक्ट करेंगे, चाहे आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो या फ्लोरीनेशन कर रहे हो। अगर मान लीजिए एग्जाम में ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म आ जाए, तो आप जहां जहां मैंने Cl लिखा है वहां आप Br लिख देना, जहां जहां मैंने Cl लिखा है वहां आप फ्लोरीन लिख देना, आयोडीन लिख देना। तो सबके लिए मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन हर हैलोजन के लिए रिएक्शन की स्पीड अलग अलग होती है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग होता है। मतलब रिएक्ट करने का तरीका सबका सेम है, लेकिन रिएक्ट करने की स्पीड सबकी अलग अलग है। तो मैं एक स्टेटमेंट उससे रिलेटेड लिखा रहा हूं, नेक्स्ट लाइन में लिखिए सब लोग। the above reaction, the above mechanism remains exactly same. Above mechanism remains exactly same. Remains exactly same for all the halogens. Remains exactly same for all the halogens, but Sir, can you please repeat? the above mechanism remains exactly same. The above mechanism remains exactly same for all the halogens. Remains exactly same for all the halogens, but the rate of reaction is different for different halogens. But the rate of reaction is different for different halogens. Rate of reaction is different for different halogens. लिखा यहां तक, rate of reaction is different for different halogens. Yes. मैकेनिज्म तो सबके लिए सेम है, बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट हैलोजेंस। अब वो रेट क्यों अलग अलग है सब हैलोजेंस के लिए, और रेट किस चीज पे डिपेंड करता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, इतना कर लीजिए आज। ओके, सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a good Good day, evening, sir. sir. गुड इवनिंग एवरीबॉडी।